Hello everyone, welcome you all to Kotak Securities YouTube channel. I am Indu Chaudhary. Today we are here to discuss about the upcoming mega IPO of PB Fintech. और इस इशू और कंपनी के बारे में ज़्यादा समझने के लिए आज हमने सीधे मैनेजमेंट से बातचीत की है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम एंड इंट्रोड्यूस मिस्टर यशीश दहिया, चेयरमैन एंड CEO PB Fintech Limited, and Mr. Alok Bansal, whole-time director and CFO PB Fintech Limited. Mr. Bansal, first of all, we would like to know about the IPO details, and the price band for the issue has been set between rupees 940 and rupees 980 a share. How was the pricing arrived at? हमारा आईपीओ 1 नवंबर को खुलेगा एंड 3 नवंबर वेडनेसडे को क्लोजिंग होगी। टोटल आईपीओ का साइज जो है वो करीब 5,700 करोड़ के आसपास का है। इसमें से 3,750 करोड़ जो है वो प्राइमरी है एंड 1960 के आसपास जो है वो सेकेंडरी कंपोनेंट है। सेकेंडरी कंपोनेंट के अंदर हमारे इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक अपना थोड़ा सा स्टेक बेच रहे हैं, जितना उनका टोटल है उसका एक पोर्शन बेच रहे हैं बस, और बाकी थोड़ा बहुत और लोग हैं, लेकिन मेन वही है। आरएचपी को अगर देखें तो फोकस एरियाज जो रहने वाले हैं उनकी बात करें तो ऑफलाइन, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड न्यू लेंडिंग, इन पर फोकस रहने की बात कही गई है। Of these, what are your priorities going to be, and where will the bulk of your investment be deployed? And जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आईपीओ के वो 4 तरह के हैं। एक तो हम कस्टमर की जो अवेयरनेस के ऊपर आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसको करते रहना चाहते हैं, बोथ पॉलिसी बाजार के लिए भी और पैसा बाजार के लिए भी। इस लाइन में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, स्पेशली इंश्योरेंस में, जहाँ पे कस्टमर एकदम से इन प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचता है। तो आपको कस्टमर के सामने अपनी एक प्रेजेंस बना के रखना, उसको एक रिमाइंडर देते रहना कि आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन पास्ट एंड वी वांट टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट बोथ ऑन टीवी एंड ऑनलाइन। दूसरा है ऑब्जेक्ट हमारा, हम आज की तारीख में अगर आप देखें, कस्टमर हमारे पास ऑनलाइन आके ट्रांजेक्शन कर सकता है या हमारे कॉल सेंटर से बात कर सकता है या वीडियो चैट कर सकता है। हमारे को जो समझ में आया कि अगर इस कस्टमर को फिजिकल मीटिंग की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी एक ऑप्शन देना चाहिए हमें। एंड कस्टमर आया ऑनलाइन ही था, लेकिन उसको क्लोज करने के लिए ट्रांजेक्शन को एक फिजिकल ऑफिस खोलने का सोच रहे थे हम। तो हमारा प्लान है कि जो हमारी फिजिकल प्रेजेंस है उसके ऊपर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे होपफुली हमारा कन्वर्जन इंप्रूव होना चाहिए एंड ओवरऑल उनको फायदा होना चाहिए। तीसरा प्लान है हमारा, छोटा सा एक ऑफिस है दुबई में जो हमने 2-2.5 साल पहले शुरू किया था। उसमें अब थोड़ा ट्रैक्शन आता हुआ लग रहा है और अब हमारे थोड़ा समझ भी आ गया कि मार्केट कैसा होगा, तो हम उसके ऊपर थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहेंगे एंड उसके लिए हमने कुछ अमाउंट ब्लॉक किया है। एंड लास्टली, कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो ऑलमोस्ट सारा इंटरनल टेक स्टैक डेवलप किया हमने, ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी डेवलप की हमने, सब कुछ इंटरनल किया है, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइज बड़ा हो रहा है वी हैव रियलाइज्ड कि देयर आर सम कैपेबिलिटीज और टीम्स आउटसाइड जिनको हम अपने साथ लाएंगे तो फायदा होगा, चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें चाहे एक्वायर करें, बट उसका पर्पज होगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट हमारे को हेल्प करने का, चाहे पॉलिसी बाजार में हेल्प होगी, पैसा बाजार में हेल्प हो, तो हमने उसके नाम पर भी कुछ पैसा ब्लॉक किया है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए, अवेयरनेस, फिजिकल प्रेजेंस, इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट/एक्विजिशंस। कस्टमर अवेयरनेस इवेंचुअली ऑनलाइन बिजनेस की जो वैल्यू है उसका सबसे बड़ा ड्राइवर है कि कस्टमर क्या आपको जानता है और क्या आपके पास डायरेक्टली आता है। अगर कस्टमर को लाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े, चाहे आप उसको गूगल पे खर्च करिए, फेसबुक पे खर्च करिए या किसी और न्यूज वेबसाइट पे खर्च करिए, वो आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं देता। तो इवेंचुअली कस्टमर को आपके ब्रांड के पता होना चाहिए और आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन पता होनी चाहिए। तो हमारा उस पर काफी फोकस रहा है शुरू से, कस्टमर एजुकेशन पे और कस्टमर अवेयरनेस पे। तो आउट ऑफ 3750 करोड़, roughly 1,500 crores, which is 40% of the total, will go towards creating awareness and investing behind that. Can you give us some more details on your offline expansion plans? ऑफलाइन एक्सपेंशन प्लान जो है ना, इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें हम ऑफलाइन एजेंट इस तरह से नहीं लगा रहे कि वो जाकर बिजनेस एक्वायर करें, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो हमारे पास लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं वो, अगर हमारे पास कॉल सेंटर ना हो तो एक सर्टेन अमाउंट ही उसमें से कन्वर्जन होगी और उसका टिकट साइज भी एक लेवल का होगा। कॉल सेंटर के कारण वो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, टिकट साइज बढ़ जाता है और रिलेशनशिप भी बढ़ जाती है। और
अगर हम किसी को घर में मिल सकते हैं, जैसे हमने वीडियो कॉलिंग वगैरह शुरू की, उससे ये टिकट साइज और बढ़े और कन्वर्जन रेट भी और बढ़ा। और जब हमने फिजिकली जाकर लोगों को घर में मिलने की बात करी तो उससे कन्वर्जन रेट और बढ़ गया। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो आपको बिना मिले पेमेंट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है, रिलेशनशिप भी बढ़ती है। आप एक बार किसी से मिल लेते हो, उनका घर जानते हो, तो अगली बार अगली सेल करनी आसान हो जाती है। तो ओवरऑल इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर ऑनलाइन बिजनेस। इट इज नॉट अ डिफरेंट चैनल ऑफ एक्विजिशन, इट इज अ डिफरेंट फुलफिलमेंट mechanism for the same sales to get higher conversion rate. अब अगर इससे हमारा लेटस से हमारा कन्वर्जन रेट और हमारा प्रीमियम पर इंक्वायरी इसके कारण सपोज 1.5 गुना हो जाता है, तो हमारा मार्केट शेयर भी ऑटोमेटिकली 1.5 गुना हो जाता है। बिकॉज so that is the whole objective of the offline channel. एंड जो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो अक्रीटिव है, वो मतलब मार्जिन अक्रीटिव है, उससे मार्जिन बढ़ता ही है, घटता नहीं है, बिकॉज उसके रेवेन्यूज है वो उससे ज्यादा है उस कॉस्ट से। इंदु, इसमें ना देखिए हमारा कोई फिजिकल गुड्स तो है नहीं, तो द स्टोर जो हम बात कर रहे हैं, दो स्टोर्स आर गोइंग टू बी स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स व्हिच गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर दैट हम उनकी सिटी में आ गए हैं, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और वैसे भी इंश्योरेंस ट्रस्ट की कैटेगरी है, तो हमने कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए विच वर वेरी एनकरेजिंग, 3-4 डिफरेंट टाइप्स के, एंड अब हम उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। एंड आई थिंक एज यशी सेड, we believe this is going to be totally accretive and additional business that we'll be able to procure using a physical strategy. So your losses reduced by half from rupees 304 crore in FY20 to rupees 150 crore in FY21. कब तक आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है? जहां तक हमें समझ में आता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री itself will grow by 15-17% as per all the reports we are reading over next 5-year 10-year period. विद इन द कैटेगरी तो सबसे अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है वो है टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो देयर इज अ होप कि ये दोनों कैटेगरी बाकी में फास्ट जाएंगी, स्पेशली फॉर द फुल कस्टमर, क्योंकि कस्टमर जब सोचता है इंश्योरेंस तो प्रोटेक्शन सोचता है। एंड क्योंकि कस्टमर खुद आ रहा है तो कस्टमर को सबसे पहले रिसर्च करने के लिए ऑनलाइन आना होता है, और आज की तारीख में तो मोस्ट ऑफ कस्टमर जो ऑनलाइन सोचते हैं फिर वो पॉलिसी वाले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखिए कि इंडस्ट्री अगर एक्स ग्रो करती है and then there is some additional growth which is there for the protection business, और उसके ऊपर से थोड़ी सी एडिशनल ऑनलाइन साइड पे आती है, तो x into y into z करके we expect that ऑनलाइन की ग्रोथ इंडस्ट्री से फास्ट होगी एंड विल बी पार्ट ऑफ इट। बाकी तो हमारी दो कॉस्ट है मेन, एक मार्केटिंग की साइड पे और एक ऑपरेशन की साइड पे, दोनों में ही काफी एफिशिएंसी आ रही है। तो ऑपरेशन एफिशिएंसी तो पिछले 3-4 साल में काफी ड्राइव हुई है और अभी बहुत स्कोप है उसमें और मतलब एफिशिएंसी लाने का। एंड मार्केटिंग धीरे धीरे फिक्स कॉस्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है एक स्केल के बाद में। तो हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो होता है वो 3 साल से गिर रहा है, और देयर इज स्टिल क्वाइट अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दैट टू ऑप्टिमाइज। बट हैविंग सेड दैट, प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इवेंचुअली when we are looking at our business, we are thinking of next 5 year, 10 year, 20 years time frame कि कहाँ पहुंचेंगे, क्या हम एक्चुअली कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, क्या हम इंडस्ट्री में जो करना चाह रहे हैं वो हो पाएगा। तो उसके लिए we will focus on the growth for the core business in very efficient manner and we'll focus on experiments. तो ये दो चीजों पे फोकस रहेगा। ग्रोथ इज प्रायोरिटी 1 ऑल एंड डन, एफिशिएंसी के साथ करना है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निकली इज अ चॉइस एंड अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारे सामने, तो अभी तो हमारे को उसकी तरफ फोकस करना है। इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस पैंडेमिक से पहले तक ये सेक्टर काफ़ी अंडररेटेड माना जाता था, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है इस सेक्टर को लेकर। आफ्टर दिस पैंडेमिक आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंश्योरेंस को लेकर, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर डिमांड है वो बढ़ने वाली है, अवेयरनेस बढ़ी है, किस तरह का चेंज आप यहाँ देख रहे हैं? तो हमारे एक इन्वेस्टर हैं, बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, उनके एक सीनियर मैनेजर का मुझे एक दिन फोन आता है संडे को कि भाई मेरे को प्लीज अपने एजेंट से फोन करवाओ। तो हमने करा दिया कि भाई, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया पूरे टाइम।
तो जब फोन नहीं उठाया तो मैंने शाम को उनको मैसेज डाला कि यार आपने मुझे फोन किया कहने को कि फोन कराओ, उसके बाद हमारा बंदा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया सॉरी आई वाज एट अ फ्यूनरल। तो होता क्या है ना, ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना, इसकी अहमियत तभी समझ आती है जब कोई इवेंट होता है। तो और ये एक बार में समझ में नहीं आती, ये बार बार डंडे खाने के बाद ही समझ में आती है ऑनेस्टली। तो एक बार होती है तो आदमी को लगता है कि कोई बात नहीं यार, बिकॉज कौन कौन चाहता है अपनी जेब से 500 रुपए भी खर्च करना अगर उसके बिना काम चल जाए तो। अब होता क्या है, वो 500 रुपए बजाते बजाते एक दिन आता है कि 5 लाख रुपए लग जाते हैं या 50 लाख रुपए लग जाते हैं, या आगे लाइफ इंश्योरेंस होती नहीं, आदमी खत्म हो जाता है। ये कोई सोच, हर एक आदमी सोचता है कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं, पर जब किसी के साथ होता है तो हर बार वो इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो कोविड ने ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट करे, जिसके कारण से लोगों को लगा है कि भाई हाँ लेना चाहिए ये इंश्योरेंस। मैं खुद दौड़ता हूं, मेरा आज तक किसी ने हेल्थ हार्ट चेकअप वाला कुछ नहीं कराया। एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ ने सबको बुला लिया डॉक्टर वगैरह को कि भाई चेक करो इसको अच्छी तरह से। मैंने पता किया भाई क्यों, उनके किसी फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो लाइफ ऐसे ही है, जब तक किसी होता नहीं तब तक लगता है कि हमारे साथ होगा ही नहीं, जब किसी के साथ जो हमारे जैसा होता है उसके साथ होता है तो लगता है हमारे साथ भी हो सकता है। तो ऐसे हमको कई, मेरे साथ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है, मेरे कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ काम करने वालों में ऐसे इवेंट्स बहुत जल्दी हो गए। मैंने जब करियर शुरू किया था, मैं ब्रांच मैनेजर बना था मद्रास का, हमारा एक लड़का था, उसके साथ ऐसे ही उसकी बेचारे की डेथ हो गई। हमने देखा कि उसका फाइनेंशियली क्या हुआ। तो वो जो इम्पैक्ट रह जाते हैं यूथ में, वो हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इट्स द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट यस कोविड ने एक कॉन्शियस बनाई है इंश्योरेंस के लिए, जो कि स्ट्रॉन्गर हो गई है। और ये एक इंसेप्शन प्रॉब्लम है, जब तक बंदा खुद नहीं सोचेगा ना कि मेरे को इंश्योरेंस लेनी है, तब तक आप उसको बेचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और पॉलिसी बाजार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि जब बंदा सोच लेता है ना इंश्योरेंस लेनी है, सबसे पहले वो पॉलिसी बाजार में आ जाता है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है, बाकी सब कुछ कहानी है ऑनेस्टली, मेन स्टोरी ये है। बाकी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बनाना काफी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज गेटिंग कस्टमर्स टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से यार इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के अलावा और कौन से वर्टिकल्स हैं जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं आफ्टर लिस्टिंग? लेंडिंग प्लेटफॉर्म, देखिए लेंडिंग में ना कस्टमर आसानी से आ जाता है, बट फुलफिलमेंट करने के लिए आपको आपके प्लेटफॉर्म में वर्थ होना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग द एंटायर मार्केट। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, कोई एक सप्लायर सारे सेगमेंट्स को कवर नहीं करता, लेकिन जो क्रेडिट स्कोर चीज है वो सारे सेगमेंट्स की होती है। हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो 5 लाख रुपए का लोन ले रहे होते हैं 5 साल के लिए, उससे 5,000 रुपए का लोन ले रहे होते हैं 5 दिन के लिए। दोनों तरह के कस्टमर आते हैं, और दोनों की जो स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर्स हैं वो अलग अलग हैं। और हमारे पास वो पूरा का पूरा मार्केट प्लेस रहना होता है ताकि हम काफी वाइड कवरेज दे सकें। और वही हम करते थे। देखते हो 56 कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है पैसा बाजार की, और वो इसीलिए है ताकि वो पूरा मार्केट कवर कर सकें। पैसा बाजार will also enter partnerships with a lot of NBFCs to make sure specialized products for specialized segments are there so that the customer's need is covered and there is convenience provided। भी कस्टमर को क्या चाहिए, लोन चाहिए, जल्दी चाहिए, जो अमाउंट चाहिए उतना चाहिए, उससे आगे फर्क नहीं पड़ता। इसमें ब्रांड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, किस ब्रांड से मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बड़ी ब्रांड से मिला, छोटी ब्रांड से मिला, आपको पैसे मिल गए, आपको उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कैटेगरी, ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ इंश्योरेंस। भाई आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे आपको ब्रांड से बहुत फर्क पड़ता है, बट आप लोन ले रहे हैं उसमें आपको ब्रांड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कैटेगरी, बट इसमें मार्केट प्लेस होने का बहुत फायदा है, क्योंकि जैसे समझ सकते हैं कि मतलब हर एक सेगमेंट की अलग अलग नीड्स को कोई एक प्रोवाइडर कभी पूरा नहीं कर सकता। तो आपको मल्टीपल प्रोवाइडर्स चाहिए होते हैं
पूरा 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 मार्केट कवर करने के लिए। देखिए, बोथ इंश्योरेंस एंड लेंडिंग, द बिगेस्ट चैलेंज इज रिस्क। आपने जिनको पैसा दिया वहां से आपका पैसा वापस आया कि नहीं आया? आपने जिनको इंश्योरेंस करके दिया उनमें किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर दिया? सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है इन दोनों में। एंड थैंकफुली हमारे पास काफी सिस्टम्स बन रहे हैं धीरे धीरे, जो कि इस पे काफी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे इन दोनों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल ज्यादा आता है, और हर साल वो कंट्रोल और बढ़ते जा रहा है। बट लेंडिंग में चैलेंज वॉल्यूम का नहीं है, लेंडिंग में चैलेंज क्वालिटी का है। इंश्योरेंस में चैलेंज दोनों है, क्वालिटी एंड वॉल्यूम। इंश्योरेंस में क्या होता है, कस्टमर उठता ही नहीं है। आप प्लेटफॉर्म बना के बैठ जाओ, कस्टमर आएगा ही नहीं उस पर। आप प्लेटफॉर्म, ज्यादातर फिनटेक, ज्यादातर इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं दुनिया भर में, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर आते ही नहीं। तो फिर प्लेटफॉर्म से क्या कर लोगे, कस्टमर ही नहीं आ रहे तो बट लेंडिंग इज नॉट लाइक दैट। इन लेंडिंग यू कैन गेट कस्टमर्स मोर इजीली। हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के अलावा और कौन से वर्टिकल्स हैं जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं आफ्टर लिस्टिंग? आफ्टर लिस्टिंग ही नहीं, बिफोर लिस्टिंग भी पिछले 13 साल से हमारे मेन फोकस दो ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। We also do motor insurance, we also do savings, pensions, annuities, etc. But our core focus remains health and term. Yes, we also do, as you know, we also do lending products, unsecured credit, unsecured credit cards. All of these products we do. But the fundamental proposition is protection against health and against death, disease, and disability of individuals and families. Thank you so much for joining in and wish you all the best for listing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.